हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो इस वीडियो में अगेन हम लोग बात करेंगे आपका जो संहिता अध्ययन 2 है अकॉर्डिंग टू NCISM सिलेबस, जो BAMS सेकेंड ईयर का आपका सब्जेक्ट है, उसी को ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो अपन कंटिन्यू करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगेन मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि BAMS सेकेंड ईयर के जो स्टडी कंटेंट है अकॉर्डिंग टू NCISM सिलेबस यूट्यूब के ऊपर बहुत कम है। तो अगर आप चाहते हो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो कंटेंट आपको बनाऊं, नोट्स बनाऊं, आपको अवेलेबल कराऊं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि स्टडी कंटेंट्स के ऊपर बहुत कम बच्चे लाइक करते हैं, ठीक है। चाहिए सबको एंड टाइम में, तो बट कम लाइक आता है, कम शेयर करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट करो, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे से बेटर स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो, ठीक है। बाकी जितने भी अभी तक क्लास हुए हैं उनके नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दिए हैं। हर एक PDF का जो पासवर्ड है वो आपको वीडियो देखने पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट चैप्टर, त्रिशूथी अध्याय। तो त्रिशोथी अध्याय के विषय में बात कर रहे हैं। तो अभी तक हमने लास्ट क्लास में एक देशीय शोध के विषय में बात कर लिया था, उपजीविका कंप्लीट हो गया था, गलसुंडी का देख लिया था, गलग्रह देख लिया था, गलगंड देख लिया था, विसर्प देख लिया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देख लिया था। अभी हम लोग बात करेंगे संखक के विषय में। तो संखक क्या है? तो प्रकोपित हुआ जो पित्त है, पित्त दोष वाला है, ठीक है। तो पित्त दोष प्रकोपित होकर के संख प्रदेश में स्थित होकर के क्या करता है? दारुण शोथ को उत्पन्न करता है। इस वजह से इसे संखक रोग कहते हैं, ठीक है। स्वेलिंग, शोथ मतलब स्वेलिंग को उत्पन्न करेगा। तो पित्त प्रकोपित होकर के संख प्रदेश में स्थित होकर के दारुण शोथ को उत्पन्न करता है, इसे ही क्या कहते हैं? संखक रोग कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर बात करते हैं कर्णमूल शोथ। तो कर्णमूल शोथ किसको बोला जाता है? तो ज्वर के अंत में प्रकोपित पित्त कर्णमूल में स्थित होकर दुर्जन्य शोथ को उत्पन्न करता है। तो ये भी पित्त प्रधान है। तो क्या है? ज्वर के अंत में जब फीवर खत्म हो जाता है या फीवर जब लास्ट रहता है, लास्ट स्टेज में पित्त प्रकोपित होकर के कर्ण के मूल में स्थित होकर के एक शोथ को उत्पन्न करेगा, इसे अपन कर्णमूल शोथ कहेंगे। ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर गुल्म के विषय में बात करते हैं। तो गुल्म किसको बोला जाता है? तो प्रकोपित वायु गुल्म स्थान में आकर शोथ और शूल को उत्पन्न करता है, इसे गुल्म रोग कहते हैं। तो प्रकोपित जो वायु है वो गुल्म के आकार का स्थान, गुल्म के स्थान में आकर, ठीक है। तो प्रकोपित जो वायु है, वात है, वो गुल्म का जो स्थान बताया गया है वहाँ पे आकर के शोथ और शूल को उत्पन्न करता है, तो इसे अपन गुल्म रोग कहते हैं। फिर बात करते हैं वृद्धि रोग किसको बोला जाता है। तो वृद्धि रोग के विषय में बताया गया है कि प्रकोपित हुआ जो वायु है वो कहाँ पे? शोफ और शूल को उत्पन्न करके वक्षण में तथा वृषण में स्थित होकर के वृद्धि रोग को उत्पन्न करता है। मतलब प्रकोपित जो वायु है वो वृषण और वक्षण प्रदेश यानी कि स्क्रोटल जो पार्ट है, ठीक है, वहाँ पे जा कर के स्वेलिंग यानी कि शोफ तथा शूल यानी कि पेन को उत्पन्न करते हैं, इसे अपन वृद्धि रोग कहते हैं। ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर बात करते हैं उदर रोग के विषय में। तो उदर रोग में बोला गया है कि प्रकोपित जो वायु है वो त्वचा तथा मांस के बीच में स्थित होकर कुक्षी प्रदेश में शोथ को उत्पन्न करता है, इसे उदर रोग कहते हैं। तो प्रकोपित जो वायु है वो त्वचा तथा मांस के बीच में स्थित होकर कुक्षी प्रदेश में स्वेलिंग यानी कि शोथ को उत्पन्न करता है, इसे अपन क्या कहते हैं? उदर रोग कहते हैं। ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं अनह। किसको बोला जाता है अनह? तो प्रकोपित वायु कुक्षी में आश्रित होकर के न अत्यधिक ऊर्ध्व मार्ग से न अधः मार्ग से निकल पाता है, तो इसे अपन अनह कहते हैं। तो प्रकोपित जो वायु है वो कुक्षी में आश्रित होकर के न ही ऊर्ध्व मार्ग से और न ही अधः मार्ग से निकल पाता है, ठीक है। तो उसे अपन क्या कहते हैं? अनह कहते हैं। ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर बात करते हैं रोहिणी। तो रोहिणी के विषय में क्या बोला गया है? तो त्रिदोष प्रकोपित होकर के जीवा के मूल में स्थित होकर के विदह को उत्पन्न करके अत्यंत शोथ एवं विविध प्रकार की वेदनाओं को उत्पन्न करता है। तो जो त्रिदोष है वो प्रकोपित होकर के जीवा के मूल में स्थिर होकर विदह को उत्पन्न करेगा तथा शोथ को उत्पन्न करेगा तथा विविध प्रकार की वेदनाओं को उत्पन्न करेगा। तो इसे क्या है? रोहिणी रोग कहा जाता है। और इससे ग्रस्त जो रोगी है वो 3 रात्रि पर्यंत
जीवित रहता है। ठीक है, तो 3 रात्रि, केवल 3 रात्रि पर्यंत तक ही जीवित रहेगा जो रोहिणी रोग से ग्रसित व्यक्ति है वो। ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर रोगों के नामकरण के लिए जो नाम है, ठीक है, वो यहाँ पे आपके बताए गए हैं। तो इसमें बोला गया है कि कुशल चिकित्सक यदि किसी रोग विशेष का नाम निर्धारण कर सके तो उसको अपनी इस अज्ञानता से लज्जित नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितने रोग होते हैं उन सब का जो नाम निर्धारण करना संभव नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई भी कुशल चिकित्सक है वो रोग की विशेषताओं के आधार पे किसी रोग का नामकरण कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे क्या है, कोई भी प्रकार का अज्ञानतावश उसे लज्जित नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे रोग होते हैं और उनका नाम निर्धारण करना संभव नहीं है। फिर प्राकृतिक जो वात दोष है उसके कर्म बताए गए हैं। तो ये श्लोक ऑलरेडी आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। क्या बोला गया है, उत्साहो वासनी श्वास चेष्टा धातु गति समा समो मोक्षो गति समो मोक्षो गति मताम वायो कर्म विकारजमत, अर्थात उत्साह लाना, ठीक है, एनर्जी लाना, ठीक है, इसके अलावा उच्छ्वास निश्वास यानी कि इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, चेष्टा, ठीक है, कोई भी काम को करने के लिए जो चेष्टा होता है वो प्रदान करना, धातुओं को सम्यक गति प्रदान करना, मूल मल मूत्र है ये सुधार लेना, मल मूत्र आदि का प्रॉपर जो है बाहर निकलना सम्यक रूप से। तो ये किसका लक्षण है, आपका वात दोष के कर्म, प्राकृतिक वात दोष के कर्म के अंतर्गत आता है कि उत्साह उच्छ्वास निश्वास चेष्टा धातुओं की सम्यक गति मलमूत्र का सम्यक रूप से बाहर निकलना, ये क्या है, वात दोष के कर्म के अंतर्गत आता है। फिर बात करते हैं प्राकृतिक पित्त दोष के कर्म के विषय में। तो दर्शनम पक्ति रुक्ष्म उष्मम च क्षुतृष्ण देह मार्दवम प्रभा प्रसाद मेद च पित्त कर्म अविकर्जमत। ठीक है, तो जो प्राकृतिक पित्त है उसके क्या कर्म बताए गए हैं। तो प्राकृतिक जो पित्त है वो क्या करते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो दर्शन के लिए पित्त होते हैं, इसके अलावा शरीर में उष्णता का प्रदान करते हैं, क्षुधा जो लगती है वो पित्त के कारण लगती है, तृष्णा जो है वो पित्त के कारण लगती है, देह में जो मार्दवता लाता है या शरीर का जो प्रभा है उसका प्रसादन करने का काम या मेधा का प्रसादन करने का जो काम है वो प्राकृतिक पित्त के ही कर्म के अंतर्गत आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर प्राकृतिक कफ दोष के कर्म के विषय में बात करते हैं। तो स्नेहो बंध स्त्रीत्वम च गौरवम रिश्ताबलम क्षमा धृत लोभश्य कफ कर्म अविकर्जमत। ठीक है, तो प्राकृतिक जो कफ है वो क्या करता है, शरीर में स्नेहन प्रदान करने का काम करता है, यानी कि प्रॉपर क्या करेगा, अपन शरीर में लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा। बंधन का काम करता है यानी कि शरीर को बांधने का काम करते हैं। स्थिरत्वम यानी कि बॉडी में स्थिरता प्रदान करने का काम करते हैं, स्टेबिलिटी प्रदान करने का काम करते हैं। शरीर में गौरवता प्रदान करने का काम करते हैं। वृषता तथा बल कर होते हैं। क्षमा धृति लोभस्य, ठीक है, तो यानी कि क्षमा धृति और आलोभ ये जो है आपका जो कर्म है किसका है, प्राकृतिक कफ का कर्म है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि स्नेहता बंधनत्व स्थिरता गौरवता वृषता बल क्षमा धृति और आलोभ ये किसके कर्म है, प्राकृतिक कफ के कर्म के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है और यहाँ पे इसका जो पासवर्ड है वो आपका आलोभ रहेगा। ठीक है, हिंदी में आपको लिखना है आलोभ। तो ये जो PDF है वो आपका खुल जाएगा, क्या रहेगा आपका, आलोभ। तो ये जो PDF है आपका ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर जीवेश यादव नोट्स के ऊपर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।